ऑफ द रीज़न, एक बड़ा रीज़न है महंगाई का, वो भी उसको स्केल डाउन करने की उन्होंने बात की। क्या आप समझते हैं कि देखें वो आप देखें उसका इन्फ्लेशन का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल डिस्टॉर्शन है होती है इसमें। लेकिन जो डेवलपिंग इकॉनमी होती हैं वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए स्पेशली एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम रीफाइनेंस कर रहे हैं, उसको वो इनकरेज करते हैं। अब रीफाइनेंस नहीं देंगे तो कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम्पीट करना है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जो कम्पीटिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ टेक्सटाइल में कम्पीट कर रही हैं, लेदर में कर रही हैं, बाकी चीज़ों में कर रही हैं। वो क्या मराद दे रही हैं, जो मराद दे रही होती हैं हमें भी उसके साथ इक्वलाइज़ करना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे और इसको बड़े तरीके से रैशनलाइज करेंगे, एकदम नी जर कभी भी नहीं करेंगे जी। और किसी ने कुछ साहब आपने कहा था कि डॉलर में जो है वो सट्टेबाजी की जा रही है और आज एक बार फिर इंटरबैंक में जो है डॉलर है वो 76 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो अब तक सर अच्छा देखें, इस वक्त हर पहले कहा गया कि जी IMF जो है वो का मुआहदा नहीं हुआ तो उसकी वजह से मतलब IMF का मुआहदा भी हो गया। फिर लोगों ने कहा जी देखें जी क्योंकि जो है इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट रेट जो है उसको भी 1.5% बढ़ा दिया गया। और इस वक्त जो एक बेंचमार्क होता है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको मालूम है वो आपकी करेंसी और आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी करेंसी के साथ तवाज़ुन करता है और कहता है कि आपका एक्सचेंज रेट इसके करीब हो। तो इस वक्त जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए। लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा और ये कि जनाब इसके बीच में और लोगों में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं हरकत करेंगे जिसके से कोई मतलब किसी कॉन्फिडेंस में ये वो रद्द-बदल हो। मुझे याद है मैं पहली दफ़ा भी जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था तो तब भी ये अफवाहें होती थी कि जी लॉकर सीज हो जाएंगे, फलान हो जाएगा। और मैंने उस वक्त एक बयान दिया था, मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। आज भी मैं वो ये आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारी अगर एटलीस्ट ऑन माई वॉच जिसके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट में। सो मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसें, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब एक साइड पे नहीं है कि एक ही साइड पे जा रहा है, ये दूसरी साइड पे भी जाएगा और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर इनको मार पड़ेगी। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बंद कर दें। अच्छा सर, मिनी बजट का कहना है कि मिनी बजट ला रही है सर। मिनी बजट देखो तो आप ज़रा सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर देते हैं। मिनी बजट, अरे भाई आप ये कहना चाह रहे हैं IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। जो पिछले साल इसी साल में मार्च में आपने 700 अरब रुपए की एग्जम्पशंस और नए टैक्सेस का आपने साइन कर दिया था, जिसके बाद आपको $500 मिलियन मिले थे। मैंने उस वक्त आपको जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे। जो ऑलरेडी पैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऊपर हम और टैक्सेस नहीं लगाने देंगे, ठीक है जी। और उसी चीज़ पे हम खड़े रहे वहाँ। तो इसलिए आप देखेंगे आपके टैक्सेस में कुछ नहीं होगा। आपके इनकम टैक्सेस वगैरह में कई चीज़ें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उसमें मना किया। और कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस का उनका ये है, उनका एक व्यू है जो कि मेरे ख्याल में उसमें वज़न भी है। वो कहते हैं यार तुम अपने ये टैक्स सिस्टम को क्यों डिस्टॉर्ट करते हो? तुम अपना कोई 17% किसी के ऊपर तुमने सेल्स टैक्स लगाया हुआ, किसी पर 0 लगाया हुआ, किसी पर 10%। आप अपना सेल्स टैक्स ले लें और उनको इनसे वो दे दें, सब्सिडीज़ दे दें, मतलब टारगेटेड सब्सिडीज़ दे दें। उस तरीके से अब जिस तरीके से मैं आपको अभी बात करना चाहता हूँ, अब फर्टिलाइज़र के ऊपर हम लोग तकरीबन 150 अरब रुपए की तो गैस के ऊपर हम सब्सिडी दे देते हैं। 300 रुपये पे हम गैस दे देते हैं फर्टिलाइज़र कंपनी। फिर उसके ऊपर टैक्स के ऊपर उसको सब्सिडी दे, मतलब 0 टैक्स कर देते हैं। दोनों को मिला के तकरीबन 250 अरब रुपए का जो हमारी सब्सिडी है।
क्या ये 250 अरब हमारे जो किसान हैं उन तक पहुंच रहा है? क्या अभी अब यूरिया की जो प्राइस है 1788 वो जाके 2200 पे बिक रही है, वो हो रहा है? वो नहीं हो रहा, डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती है। तो क्या बेहतर हो कि हम इनको कहेंगे गैस भी तुम सही कीमत पे लो, ये भी नहीं देंगे। और हाँ, उस फार्मर को हम जाके, अब तो हमारे पास वो है ना एहसास का डेटाबेस है जिसमें हमें पता है कि गरीब अमीर वगैरह कौन है, तो ये उन्होंने हमें डिस्ट्रैक्शन, तो उसकी अगर बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्द वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे पार्लियामेंट में। जी ये बता दें, ये जो जैम बोर्ड वाला सवाल है, ये था यार इसके ऊपर जो काम हो रहा है उसमें एसएमईज को क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं आ सकते, तो जैम बोर्ड के हवाले से मैं बिल्कुल, देखें जी, एसएमईज मेरे नज़दीक एसएमईज जो हैं वो किसी भी मुल्क का बैकबोन है। और इस वक्त हमारे पास जो एसएमईज हैं वो तकरीबन बात की जाती है एनीवेयर बिटवीन 4 to, अभी तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेड 3.5 मिलियन की बात की है, तो मेरे ख्याल में 4 से 5 मिलियन एसएमईज हैं। और इन अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इसी तरह से बम से उड़ा दिया जाता, इसी तरह से उसको हथौड़े मार मार के तोड़ दिया जाता। खुदा की कसम कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती, कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती। जिस वक्त आप ये नेस्ला टावर तोड़ रहे हैं, उस वक्त यही KBCA SBCA शहर में 100 से ज़ायद इलीगल बिल्डिंग और बनवा रही होगी, और बना रही है, बल्कि इससे ज़्यादा बनवा रही है। यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉटों पे जो है वो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही, पूरा नाज़माबाद, पूरा फेडरल बेरिया, पूरा लियाकताबाद सारा ख़त्म कर दिया है। तो ये कौन करवा रहा है? ये SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत देकर करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाइयों से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। आज अगर मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ, जो भी मेरी बात सुने, जो लोग इसको डील कर रहे हैं, कि भाई मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को खुद मुख्तार किया जाए। शहर का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट खुद मुख्तार होगा तो शहर में उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी। आज क्या सिचुएशन है? ये मास्टर प्लान डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम इलीगल कामों को रोकने के लिए ऊपर चेक हुआ करता था मेरे ज़माने में। आज मेरे जाने के बाद 2010 के बाद मैं जब हटा हूँ वहाँ से, तो इस 2012 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो कि MQM ने साइन करके हवाले कर दिया शहर, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो चौकीदार था यानी कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, और जो चोर जो SBCA बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी उसके ऊपर चोरी पर नज़र रखता था, इन्होंने उस मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को SBCA के अंडर में दे दिया है। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी मोहल्ले के चौकीदार को आप चोर के अंडर में दे दो, मोहल्ले के चौकीदार को आप चोर के अंडर में ड्यूटी करने के लिए दे दो। किसी भी चौकीदार को चोर ड्यूटी लगाए कि भाई तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में मास्टर प्लान को दे देना ऐसे ही है जैसे चौकीदार को चोर के अंडर में आपने दे दिया है। जब तक आप इसको अलग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको खुद मुख्तार इदारा जो था इसको नहीं बनाएंगे, जब तक कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगी। मुल्क में सब अफरा तफरी है, हर तरह से जो है वो खबरें जो है वो उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं। जब तक मुल्क में किरदार वाले लोगों को लोग मुंतखब नहीं करेंगे, किरदार वाले लोग ऊपर नहीं आएंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि उनको हराम खाने का मौका मिला हो और उन्होंने हराम नहीं खाया हो, उनको खिदमत करने का मौका मिला हो, उनको शहर को, सूबे को, मुल्क को बनाने का मौका मिला हो और उन्होंने रातों को जाग कर खिदमत की हो, काम किया हो, उनकी ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता हो। वो इस तरह के लोग जब तक नहीं आएंगे शहर में, सूबे में, मुल्क में,